आज का टॉपिक है रेटिकुलर एंडोक्राइन सिस्टम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा इम्यून सिस्टम के बारे में। हम लोग की बॉडी बेसिकली, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी। डेली हम लोग की सराउंडिंग में मिलियंस ऑफ पैथोजन, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, मिलियंस ऑफ वायरसेस, मिलियंस ऑफ फंजाई, डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं और डिफरेंट वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। हम लोग की बॉडी का फंक्शन क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हम लोग की बॉडी को फिट रहना है, हम लोग की बॉडी को प्रोटेक्ट करना है उस इन्फेक्शन से, उस पैथोजन से स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करना है। अब डिफरेंट बॉडी में नेचुरली डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू बॉडी प्रोटेक्ट करती है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया था। स्पेसिफिकली सेल्स किस तरह की फंक्शन करते हैं, तो किस तरह के फेगोसाइटोसिस करते हैं, मैक्रोफेजेस किस तरह से करते हैं। अभी हम लोग एक ओवरव्यू करते हैं कि सेल्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किस किस तरह से फंक्शन करते हैं, जो इम्यून सिस्टम होता है वो किस तरह से जनरलाइज और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट। हमारी ह्यूमन बॉडी, इसमें एक एबिलिटी होती है रेजिस्ट, तकरीबन जितने भी सारे इन्फेक्शंस जो है वो रेजिस्ट कर पाते हैं। अगर वो इन्फेक्शन रेजिस्ट नहीं कर पाते तो हम लोग को इन्फेक्शियस पिक्चर आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो डिपेंड करता है कि कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व हुआ हुआ है। अगर तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पैथोजन इन्वॉल्व हुआ हुआ है तो हम लोग को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। अगर जीआई ट्रैक्ट का पैथोजन इन्वॉल्व हुआ है तो हम लोग को जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट पैथोजन इन्वॉल्व होता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो डिपेंड करता है कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व होता है। और इसका इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन है वो इस तरह डिजाइन हुआ है कि कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस प्रोड्यूस करता है फॉरेन सब्सटेंसेस। इसको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक इनेट इम्यूनिटी होती है, एक एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो अर्ली लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेडर्स, या अर्ली लाइन आप बोल सकते हो या फर्स्ट लाइन बोल सकते हो। ये बेसिकली जो इनिशियली जो भी फर्स्ट एक्सपोजर जिसको कहते हैं ना, जो फर्स्ट एक्सपोजर होता है वो इनेट इम्यूनिटी के सामने एक्सपोज होता है। कौन कौन से फर्स्ट एक्सपोजर, प्राइमरी एक्सपोजर हमारा कहाँ पे हो सकता है? एक स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन पूरी बॉडी की स्किन, पूरी बॉडी की स्किन बेसिकली हम लोग को प्रोटेक्ट कर रही होती है। डिफरेंट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू प्रोटेक्ट कर रही है। स्किन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। स्किन के थ्रू, स्किन जब इंटैक्ट होती है तो इंटैक्ट स्किन के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन, कोई भी पास नहीं हो सकता। अगर पैथोजन को स्किन के रूट के थ्रू इन्फेक्शन कराना है तो स्किन को ब्रीच करना होगा। कोई कट, कोई इन्वेजन, कोई डिस्ट्रक्शन, कोई लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये मेरी स्किन है, अगर किसी बैक्टीरिया को यहाँ पे पेनिट्रेट करना है तो इसको पहले इन्वेड करेगा, इसको पहले डिस्ट्रॉय करेगा तब जाके अंदर इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। ठीक है, अगर स्किन के रूट के थ्रू उसने इन्फेक्शन कॉज किया तो इनिशियली जो होती है हमारी जो इनेट इम्यूनिटी का जो फर्स्ट पार्ट होता है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके अलावा बैक्टीरिया का जब हम नाम सुनते हैं तो हम लोग के माइंड में आता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो जनरली डिस्ट्रक्शन कॉज करे, लेकिन हम लोग की बॉडी के जो स्किन की सरफेसेस होती हैं उसके सरफेस पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो नेचुरल बैक्टीरिया क्या करते हैं? हम लोग की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट दी अदर बैक्टीरिया, अदर ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। अगर मार्क कर सकते हो, आपके हाथ में पेन वगैरह है तो मार्क कर दो इसको। नॉर्मल इसके से एमसीक्यूज वगैरह आते हैं इसके नॉर्मल फ्लोरा से रिलेटेड। वो नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं? वो बेसिकली प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया होते हैं जो हम लोग की स्किन को, हम लोग की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट दी अदर बैक्टीरिया। एक तो दो फंक्शन होते हैं उनके। एक तो उनको अपना सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होते हैं जो कि परफेक्ट होते हैं। मेरे स्किन का नॉर्मल फ्लोरा अलग होगा, मेरे नोज का अलग होगा, मेरे माउथ का नॉर्मल फ्लोरा अलग होगा, कोलन का अलग होगा। डिफरेंट जितने भी टिश्यू साइट्स होते हैं इनकी नॉर्मल फ्लोरा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक तो इनको खुद सर्वाइव करना होता है, दूसरा जो दूसरे बैक्टीरिया उन अटैक करते हैं तो उसके अगेंस्ट प्रिवेंट करते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन कराते हैं। ठीक है, एक ये भी एक बैरियर होता है जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं हमारे, वो भी प्रोटेक्ट। एक आ गया हमारा स्किन आ गया। उसके बाद आते हैं एसिड सिक्रीशन बाय द स्टमक। जैसे ही हम लोग कोई फूड पार्टिकल इंजेस्ट करते हैं, कोई भी फूड सब्सटेंस इंजेस्ट करते हैं तो कहाँ पे जाते हैं? स्टमक में जाते हैं। स्टमक में क्या होता है? एसिड सिक्रीशन होती है। एसिड सिक्रीशन कौन करते हैं? पैराइटल सेल्स करते हैं। अगर आपको याद हो, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था एनीमिक क्लासिफिकेशन, आप लोगों ने पढ़ी थी, पर्निशियस एनीमिया पढ़ा था।
तो उसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता। वही इंट्रिंसिक फैक्टर जो पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, वही पैराइटल सेल्स जो होते हैं वो एसिड प्रोडक्शन भी करते हैं। एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में, और एसिड नाम से लग रहा है कि उसका पीएच बहुत कम होता है। स्टमक का एसिड बहुत जो है लो पीएच पे होता है। लो पीएच का क्या सिग्निफिकेंस होती है कि स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं इस पीएच में, और इसके अलावा जो है वो जो बाकी जो फॉरेन इन्वेडर्स जो आते हैं फूड सब्सटेंस के साथ साथ, जो फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं वो इतने कम पीएच पे सरवाइव नहीं कर सकते और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एसिड पीएच जो स्टमक का जो पीएच होता है वो बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है, जिसमें जनरली जो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई जो भी फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये हमारे पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी होती है। इसके अलावा आता है बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच। स्किन का हम लोगों ने जो एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, स्किन में एक और रीजन भी है जिसके थ्रू बैक्टीरिया ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, वो स्किन की पीएच होती है। स्किन के जनरली पीएच जो होते हैं वो स्लाइटली एसिडिक होते हैं। जो एसिडिक पीएच होता है वो बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस के लिए सर्वाइवल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये प्रेफर करते हैं न्यूट्रल पीएच है थोड़ा सा स्लाइटली हाई पीएच में जो है अपने हिसाब से प्रेफर करते हैं। तो जो एसिडिक पीएच होता है वो बैक्टीरियल सर्वाइवल के लिए जो है वो डिफरेंट होती है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर, हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली इस तरह से डिजाइन हुआ है कि उसमें नॉर्मल जो मैकेनिज्म है बॉडी की हो सके, लेकिन फॉरेन अगेन वही बात, फॉरेन इन्वेडर्स जो है वो ग्रो ना कर सके। अच्छा, फॉर एग्जांपल जब कोई बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल कुछ भी होता है, किसी तरह की भी इन्फेक्शन होता है, सोर थ्रोट होती है या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो प्राइमरी साइन जो हम लोग की बॉडी में होता है वो फीवर होता है। फीवर क्या होता है? राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर हम लोग की बॉडी की नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। जब टेम्परेचर रेज होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइवल थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टाइम लगता है उनको क्योर करने में, हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, डिफरेंट उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम लोग के पास होती है। लेकिन बॉडी का जो नेचुरली इम्यून मैकेनिज्म है वो टेम्परेचर को रेज कर देते हैं। रेज टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया वगैरह जो पैथोजेंस हैं उनकी सर्वाइवल थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, वो आहिस्ता 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 ये रोग हो चुका है। इसके अलावा इनेट इम्यूनिटी में आता है फेगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। इसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फेगोसाइटोसिस किस तरह से होती है। सेलुलर इंजेक्शन ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट जो भी होती है न्यूट्रोफिल्स कराते हैं एंड मैक्रोफेजेस कराते हैं। इसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, लाइसोजाइम, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। लाइसोजाइम जो है वो सिक्रीशंस होती हैं, टीयर्स में होती हैं, सलाइवा में होती हैं। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, ये सेट्स ऑफ प्रोटीन होता है, 20 प्रोटीन के सेट्स होते हैं, ये ब्लड में होते हैं। स्पेसिफिकली जो है वो टारगेट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं इन्वेडिंग एजेंट्स को। नेचुरल किलर सेल्स जो है वो वायरसेस के अगेंस्ट एंड ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट जो है वो अटैक करते हैं। ये हम लोग का इनेट इम्यूनिटी आती है, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिमिटिव जो प्राइमरी अटैक जो बॉडी करती है वो इनेट इम्यूनिटी से करती है। क्या फीचर्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी के? ये इंट्रिंसिकली प्रेजेंट होती है विदाउट प्रीवियस स्टिमुलेशन। कोई इसके लिए प्रायर एक्सपोजर टू एंटीजन रिक्वायर नहीं होता, ये पहले से प्रेजेंट होते हैं, हाइब्रिड प्रेजेंट। ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि कोई भी फॉरेन इन्वेडर आए, एसिड फॉर एग्जांपल हम लोग एसिड की एग्जांपल लेते हैं। एसिड की एग्जांपल इस तरह से कि कोई भी फॉरेन इन्वेडर आए किसी किस्म का भी हो, भले वो कोई भी पैथोजन हो, भले उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जिस तरह से भी हो, जिस क्लास से वो बिलोंग करता हो, वो ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जो स्टमक एसिड होता है वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा रिगार्डलेस ऑफ जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके अलावा इसमें मेमोरी सेल्स नहीं होते और कोई रिपीटेड एक्सपोजर से ये इंक्रीज नहीं करता, जो कि हम लोग नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ेंगे। इसके अलावा लिमिटेड डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्स ज्यादा नहीं होता, बस बन के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी के, स्किन है, ये है, बस बन गए तो बन गए, बस यही है, यही प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरह के रूट से जो भी आएगा तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देंगे। ये इनेट इम्यूनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इनेट इम्यूनिटी के बाद आता है एक इनेट इम्यूनिटी। डॉक्टर हफीज सर, थोड़ा सा लाउड स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको थोड़ी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज। अभी क्लियर है? जी स्टूडेंट, आप हैंड रेज कर सकते हैं जिनको आवाज क्लियर आ रही हो।
यस सर, मेजोरिटी को आ रही है सर। ओके, अभी क्लियर है? यस यस। आकाश आपको डिफरेंस फील हो रहा है? थोड़ी सी लाउड हुई है डॉक्टर की, थोड़ी सी लाउड हुई है। मुझे तो पहले भी आ रही थी वैसे आवाज, अभी भी क्लियर है। अच्छा चलिए सही, मैं जरा क्लास में जरा और ज्यादा कोशिश करता हूँ। ओके 21 पार्ट, ठीक है। अच्छा, इनेट इम्यूनिटी होती है, इसके अलावा इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो जनरलाइज इम्यूनिटी होती है। इसके अलावा जो बहुत स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी होती है बॉडी की, उसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। वो स्पेसिफिक एजेंट्स के अगेंस्ट एक्ट करती है, डिफरेंट पैथोजेंस के अगेंस्ट, डिफरेंट स्पेसिफिक बैक्टीरिया होगा, स्पेसिफिक वायरसेस होंगे, स्पेसिफिक टॉक्सिन्स होंगे। तो स्पेसिफिसिटी जो मेंटेन करती है, जो फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी मेंटेन करती है, उसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक्सट्रीम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक अगेंस्ट के स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट। ये हम लोग दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसको बी सेल इम्यूनिटी भी बोला जाता है। बी सेल इम्यूनिटी में क्या प्रोड्यूस होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एमसीक्यू भी मैंने आपको इसका शो किया था, जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया। ह्यूमरल इम्यूनिटी या बी सेल इम्यूनिटी, ये बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। एंटीबॉडी इस तरह से प्रोड्यूस होती है कि एक प्राइमरी एक्सपोजर होता है। एंटीबॉडी की डिफरेंट क्लासेस होती है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, ये 5 क्लासेस होती हैं एंटीबॉडीज की। जो ब्लड में जो पैथोजन एंटर हो जाते हैं, जो फर्स्ट एक्सपोजर होता है वो आईजीएम का होता है। फॉर एग्जांपल वो वाले एंटीजन जो कि बिल्कुल नए होते हैं, न्यू एंटीजन होते हैं, बॉडी ने कभी वो एक्सपोज मतलब उसका एक्सपोजर हुआ ही नहीं होता है। तो जो फर्स्ट एक्सपोजर होता है वो आईजीएम के थ्रू होता है। आईजीएम जो है वो उसको, उसकी जो स्ट्रक्चर फीचर्स होते हैं, उसकी जो प्रोटीन की मॉलिक्यूलर शेप होता है, उसको रिकॉग्नाइज करके बॉडी में मेमोरी सेल्स बनाता है। मेमोरी सेल्स क्या करते हैं? उसको स्पेसिफिकली उस सेल्स को देख के रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसके बाद वो स्टोर्ड रहते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी उस सेम पैथोजन का एक्सपोजर होता है तो वो स्पेसिफिकली उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और इजीली उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जो बॉडी से टोटली रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी होते हैं, बी सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी या बी सेल इम्यूनिटी कहते हैं। फिर आते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको टी सेल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। फिर बी लिम्फोसाइट्स के अलावा, बी लिम्फोसाइट्स जैसे एंटीबॉडीज बनाते हैं, इसके अलावा हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। याद है हमने लीनिएज डिस्कस किए थे कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, लिम्फोइड लीनिएज एंड माइलॉइड लीनिएज। लिम्फोइड लीनिएज जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स बनाता है। इसके अलावा नेचुरल किलर टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है? ये डिफरेंट स्पेसिफिक इम्यूनिटी कराता है। जिस तरह से बी सेल इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, उसको ह्यूमरल कहते हैं, इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ये पर्टिकुलरली उस सेल में जाके उसकी डिस्ट्रक्शन कराता है। टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, डिफरेंट हेल्पर टी सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, सप्रेसर टी सेल्स होते हैं। इनके डिफरेंट टी सेल के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, पर्टिकुलर सेल में जाके उसको डिस्ट्रॉय करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे अगर चैट का ऑप्शन शो हो, चैट का ऑप्शन, हाँ प्रकाश, चैट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा क्लिक करने के बावजूद यार। देखिए सर, आ रहा होगा चैट का ऑप्शन विजिबल कहीं पे, पार्टिसिपेंट्स जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। चैट पे क्लिक किया लेकिन आ नहीं रहा यार। आपके पास कोई चैट पे मैसेज नहीं आ रहा अभी? नहीं यार, स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर लिख रहे हैं इस पे और यस सर भी लिख रहे हैं इस पे। बस सिर्फ मेरी स्क्रीन शो हो रही है और ये LNMC और ये 2-3 स्टूडेंट्स के नाम शो हो रहे हैं। उस चैट का ऑप्शन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एक दो पूछे, उसके बाद फिर आगे जाएगा चैट के थ्रू। पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट क्लोज कर दें, आ रहे हैं? ओके ओके। अब यहाँ से अभी तक जो हमने पढ़ा है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको वो तो आप जल्दी से रेज कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर कैन यू प्लीज रिपीट नॉर्मल फ्लोरा? इकरा, देखो इकरा, हमने कहा कि जिस तरह से हम लोग की बाहर जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं बैक्टीरिया, इसी तरह हम लोग की बॉडी की डिफरेंट सरफेसेस पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसको हम लोग नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं।
वो बॉडी का ही पार्ट होते हैं, इनहेबिटेंट होते हैं, बॉडी के इनहेबिटेंट होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है? बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। क्यों वो वहाँ पे रिजाइड करते हैं? एक तो उनको उस पीएच के हिसाब से उनकी सर्वाइवल स्ट्रांग होती है, उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर पाते हैं, उनकी उस पीएच उसके लिए उनके लिए फेवरेबल होती है, वो जो एनवायरनमेंट है फेवरेबल होती है उनके लिए। फॉर एग्जांपल अगर स्किन की हैं तो डिफरेंट पीएच होगा, वो एनवायरनमेंट उनके लिए रीजनेबल होगा। अगर नो स्किन है, ईयर के हैं, डिफरेंट जितनी भी लोकेशंस होती हैं वहाँ पे हर जगह पे स्पेसिफिक नॉर्मल फ्लोरा होता है। वो बैक्टीरिया एक तो रिजाइड करते हैं, हम लोग की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और दूसरा ये फॉरेन जो पैथोजन होते हैं उनके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड। एनीथिंग एल्स? इकरा आपको क्लियर हुआ? ठीक है, इकरा के अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े। ठीक, थैंक यू। अच्छा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक होते हैं अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजेंस। इसके अलावा ये इनकी जो रिपीटेड एक्सपोजर थी, जैसे मैंने आपको बताया था, जितने ज्यादा एक्सपोजर होगा उतनी एनहेंसमेंट होती है। जितना ज्यादा रिपीटेड एक्सपोजर होगा उतनी मेमोरी सेल ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, उतनी ही ज्यादा स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। कैपेबल ऑफ सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकग्निशन। सेल्फ मतलब जो बॉडी के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो अपने जो बॉडी के ओन सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। और फोर्थ है सेल्फ लिमिटिंग, कि जब रिक्वायर्ड नहीं होते ये टर्न ऑफ हो जाते हैं। सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकग्निशन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो बी सेल्स के बारे में, बी सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, वो मेच्योर भी वहीं पे होते हैं, फिर ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, फिर डिफरेंट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाके वहाँ स्टोर होते हैं। टी सेल्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं, वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग होते हैं। तो इस वजह से बोन मैरो में जैसी टी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो जाते हैं थाइमस में। थाइमस में एक्सट्रीमली हॉस्टाइल एनवायरनमेंट उनको मिलता है, जिनमें उनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्यों उनको प्रोवाइड होता है? ताकि वो स्पेसिफिक एग्जैक्टली उस पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट कर सकें और बॉडी के जो नॉर्मल टिश्यू है उनके अगेंस्ट एक्ट ना कर सकें। इस वजह से उस एनवायरनमेंट में 90% जो 90 to 95% ऑफ द टी सेल्स होते हैं वो थाइमस में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और सिर्फ 5 to 10% जो थाइमस होते हैं टी सेल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं सर्कुलेशन में, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मेन टारगेट यही होता है कि बॉडी के जो अपने सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय ना करें। तो ये बेसिकली हम लोग का ओवरव्यू था इम्यूनिटी का। इनेट इम्यूनिटी जो जनरलाइज इम्यूनिटी होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी। हम लोग आज का पढ़ेंगे रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। इसका एक दूसरा नाम है मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, ये इसको कहते हैं। और ये वर्चुअली सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो भी सेल्स एंड टिश्यूज जो भी एक्सपोज्ड होते हैं एनवायरनमेंट से, जहाँ पे पैथोजन का एक्सपोजर पॉसिबल हो सकता है, वहाँ पे ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। मोनोसाइट्स क्या होते हैं? अगर आप लोग याद हो, मैंने डिस्कस किया था, मोनोसाइट्स ब्लड में जो है वो ट्रेवल करते हैं एज ए मोनोसाइट्स ही ट्रेवल करते हैं। ये इनएक्टिव, इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, ब्लड में जाके नॉर्मली रूटीनली ट्रेवल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वॉन्डर कर रहे होते हैं कि अगर कोई किसी जगह पे कोई इन्फेक्शियस पिक्चर अगर हो, किसी जगह पे पैथोजन ने अगर अटैक कर दिया तो उस जगह पे जाके एक्यूमुलेट हो जाती है। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल किसी जगह कोई डैमेज अगर होता है तो ये वो जाके मोनोसाइट्स स्पेसिफिकली उस टिश्यू में जाके एक्ट करते हैं, और वहां जाके डायबिटिस के थ्रू एंटर होते हैं, और वहां जाके ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेज में कन्वर्ट होता है। मैक्रोफेज जो है वो मोनोसाइट का अपना साइज बहुत काफी लार्ज सेल होता है मोनोसाइट, लेकिन मैक्रोफेज जो है वो उससे 5 to 10 टाइम्स जो है वो और लार्जर सेल हो जाता है। सिग्निफिकेंस क्या होती है? बहुत ज्यादा डैमेजिंग होती है टुवर्ड्स द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। इसके अगेंस्ट इसके अंदर जो है लाइसोजाइम्स होते हैं, वो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। लाइसोजाइम्स क्या होते हैं? डिग्रेडेटिव एंजाइम होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन होती है, जो बैक्टीरिया और वायरसेस और फंजाई जो फॉरेन एजेंट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं, इस सिस्टम को जो टिश्यू जो ब्लड में मोनोसाइट ट्रैवल कर रहा होता है और वो टिश्यू में जाके मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं, इसको हम लोग रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं। वकास, माउस का ये कर्सर ये शो हो रहा है ना आपको? जी शो हो रहा है कर्सर। स्टार्ट देखिए,
जो प्लूरिपोटेंट इनिशियल जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल जो है मोनोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ से मोनोब्लास्ट से याद आए, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया था, वो भी हम लोग अगर टाइम मिले तो हम लोग रेज करेंगे कि सर मोनोब्लास्ट की जो लीनिएज है एक्जेक्टली क्या है। कुछ बुक्स में डिफरेंट लिखी हुई, कुछ बुक्स में आपकी प्रेजेंटेशन में डिफरेंट लिखी हुई, आई गेस फरन है, आई गेस क्वेश्चन रेज किया, तो वो भी हम लोग इसके एंड में डिस्कस करेंगे। स्टेम सेल होता है फिर वो मोनोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है। तो मोनोब्लास्ट जो ब्लड में आता है, फिर मोनोसाइट ब्लड में कुछ डेज के लिए ट्रेवल करता है, वॉन्डर अराउंड कर रहा होता है डिफरेंट ब्लड के टिश्यूज में, डिफरेंट उसमें ब्लड में ट्रेवल करता है अराउंड द टिश्यूज, देखने के लिए कि किसी जगह पे कोई पर्टिकुलर एंटीजन तो नहीं, किसी जगह पे इन्फेक्शन तो नहीं है। जिस जगह पे, जिस टिश्यू में उसको इन्फेक्शन शो होता है, तो डायबिटीज के थ्रू ब्लड से निकल के टिश्यू में जाता है। टिश्यू में फिर एमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू ट्रेवल करके फिर ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है। फिर एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। दो टाइप के हमारे पास होती हैं रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम की जो सेल्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फिक्स्ड सेल्स होते हैं जिसको फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। एक वॉन्डरिंग रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जिसको मोबाइल मैक्रोफेजेस बोलते हैं। बेसिकली इनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिक्स्ड और टिश्यू की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। जो वॉन्डरिंग रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोबाइल मैक्रोफेज भी इसको कहते हैं, या फ्री हिस्टोसाइट्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक तो वॉन्डरिंग मतलब ट्रैवल कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल इसकी मोनोसाइट हुई, हमने डिस्कस किया था, जो ब्लड में ट्रैवल कर। दूसरी एग्जांपल हुई जो कि टिश्यू हिस्टोसाइट्स, जो मैक्रोफेज जो कि स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू में होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोसाइट्स। लेट्स सपोज इस फिंगर को देख लो, लेट्स सपोज यहाँ पे इस वाले टिश्यू में अगर डैमेज हुआ, इस वाले टिश्यू में, इस पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई डैमेज हुआ, इस टिश्यू में क्या होगा, यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस अगर होंगे, वो इनिशियली जो टिश्यू मैक्रोफेजेस, हर टिश्यू में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, सारे टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। जो स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोसाइट्स कहते हैं। तो हिस्टोसाइट्स यहाँ पे होंगे, इनिशियली वो कोशिश करेंगे कि वो पैथोजन जो होगा उसको इंगल्फ कर सके। ये वाले जो मैक्रोफेजेस हैं फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेज, ये कोशिश करेंगे जो फॉरेन जो पैथोजन आया उसको डिस्ट्रॉय कर सके। साथ साथ ये मैसेज सिग्नल पहुंचाएंगे सराउंडिंग टिश्यू को, डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई, इस एरिया में हुई। ये साथ साथ जो है ये इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करेंगे जिसके डिफरेंट फंक्शन होगा। एक तो वो सराउंडिंग, ये वाला जो टिश्यू है ये सराउंडिंग टिश्यू है, डैमेज यहाँ पे, और ये सिग्नल यहाँ पे भेजेंगे। यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है कि यहाँ के जो फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं उनको रिलीज कर दो, उनको रिलीज कर दो, और एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो भेज दो, ताकि वहां पे जाके मैक्रोफेजेस जो है वो अपना एक्ट कर सकें। दोबारा बताता हूँ, ये यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई है, ठीक है। इनिशियल डिस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्स क्या था, वहाँ पे जो टिश्यू मैक्रोफेजेस थे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। डिस्ट्रॉय किस तरह से करना शुरू हुआ, मैक्रोफेजेस डिवाइड भी होते गए, ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स, डिग्रेडेटिव एंजाइम्स प्रोड्यूस किया, और कोशिश ये करते हैं कि वो जो सेलुलर जो बाहर के जो एजेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। इस मैक्रोफेज ने साथ साथ क्या किया, इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस किया। इंटरल्यूकिन्स एक सिग्नलिंग सिस्टम होता है जो कि बॉडी में एक खास जगह पे अगर कोई डिस्ट्रक्शन होती है तो वो बॉडी इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करता है, वो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है रिमेनिंग सेल्स को, और इसके अलावा ब्लड में, और इसके अलावा हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल डिफरेंट जगह में सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। इंटरसेलुलर मैसेजिंग सिस्टम होती है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुई है, और यहाँ पे फॉरेन पैथोजन आया है, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफेजेस चाहिए, ताकि जो फॉरेन इन्वेडर है उसको हम रिमूव कर सकें, ठीक है। तो इस वाले पैथोजन ने, इस वाले मैक्रोफेजेस ने शुरू में खुद डिस्ट्रॉय किया, लेकिन ये इतने ज्यादा नहीं थे, इसलिए सराउंडिंग जो टिश्यू थे इनको रिलीज कर दिया। अब जो ये वाले जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं ये पहले फिक्स मैक्रोफेज थे, अब जब रिलीज हो गए तो ये उसकी तरफ एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ट्रेवल करनी शुरू कर देती। तो अब ये वाले जो मैक्रोफेज हैं ये मोबाइल मैक्रोफेज बन जाते हैं। पहले फिक्स थे, जैसे सिग्नल इनके पास आया ये रिलीज हो गए, और रिलीज होके फिर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो मैक्रोफेज ट्रेवल करने शुरू कर देते हैं और मोबाइल हो जाते हैं। तो वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस जो कि मोबाइल मैक्रोफेजेस होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो मोनोसाइट जो कि ब्लड में होते हैं, इसके अलावा जो सराउंडिंग टिश्यूज के जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ट्रेवल करते हैं ताकि उसको डिस्ट्रॉय करें। फिर आते हैं फिक्स्ड रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स। ये पूरी बॉडी में, जनरली पूरी बॉडी में
जहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है वहाँ पे ये फिक्स रेटिकुलर न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, इसको फिक्स मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। और ये पूरी अच्छा मैक्रोफेजेस बेसिकली मोनोसाइट होते हैं जो कि बॉडी में ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट कर रहे होते हैं, जैसे इस टिश्यू में आके ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं? स्किन में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड्स में, लंग्स में, बोन्स में, लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में। ये डिफरेंट रूट्स होते हैं जिसके थ्रू एंटीजन आ सकता है, क्योंकि हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि हिस्टियोसाइट्स होते हैं। हिस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? टिश्यू मैक्रोफेजेस होते हैं स्किन में और सबक्यूटेनियस टिश्यू में। स्किन नेचुरली तो रेजिस्टेंट होता है किसी भी फॉरेन पैथोजन के अगेंस्ट, किसी भी फॉरेन इन्वेडर के अगेंस्ट। लेकिन जैसे ही अगर इन्फ्लेमेशन होती है, कोई इन्फेक्शन होती है, तो क्या होते हैं मैक्रोफेजेस उस एरिया के डिवाइड हो जाते हैं और कोशिश करते हैं उस फॉरेन एजेंट को डिस्ट्रॉय कर सकें, जैसे हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा। लेकिन इनके नंबर इतने ज्यादा नहीं होते, इस वजह से इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करते हैं, सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं कॉल मोर न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज फॉर इनर फेगोसाइटोसिस। इंटरल्यूकिन्स के थ्रू मैसेज प्रोवाइड करते हैं और वो मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं ताकि फर्दर डिस्ट्रक्शन हो सके। स्किन के और सबक्यूटेनियस टिश्यू के जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसको हम हिस्टियोसाइट्स। फिर आते हैं लिम्फ नोड्स में। अगर तो स्किन को ब्रीच कर दिया, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू को अगर ब्रीच कर दिया, तो फिर कहाँ पे जाते हैं? ब्लड में। मेन फंक्शन क्या है हमारी बॉडी का? कि ब्लड में एंटर नहीं होने देना है। डिफरेंट रूट्स के थ्रू मैक्रोफेजेस इस तरह स्पॉट्स में है कि ब्लड में एंटर नहीं होने देना। अब स्किन को ब्रीच किया, सबक्यूटेनियस टिश्यू को ब्रीच किया, अब आया लिम्फ नोड्स में आया। जैसे ही लिम्फ नोड्स में आया, लिम्फ नोड्स क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा कि ये लिम्फ नोड बेसिकली क्या होते हैं? टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो लिम्फेटिक्स के थ्रू ड्रेन होते हैं। ठीक है, एक हमने जैसे डिस्कस किया था, अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर लिम्फेटिक्स के बारे में ना बताऊं तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आउटलाइन दे देता हूँ इसका। एक होता है हमारा ब्लड जो फ्लो कर रहा होता है आर्टरीज में फ्लो कर रहा होता है, एक होता है वेन्स में फ्लो कर रहा होता है। इसके अलावा जो आर्टरी जो एंडोथेलियम से नॉर्मली बिल्कुल पैक्ड होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ जो है ब्लड के पार्टिकल्स जो है वो ब्लड से निकल के टिश्यू में आ रहे होते हैं नेचुरली नॉर्मली। तो जो टिश्यू में आते हैं वो टिश्यू फ्लूइड के थ्रू जो है वो ड्रेन होते हैं, वो वापस ब्लड में जाते हैं। उस रूट को हम लोग लिम्फेटिक बोलते हैं, जिसके थ्रू टिश्यू फ्लूइड जो है वो दोबारा से जो भी ब्लड के कंपोनेंट्स जो टिश्यू में आए थे उस टिश्यू फ्लूइड के थ्रू जो दोबारा ब्लड में जाते हैं, वेन्यूज में जाते हैं, उसको हम लिम्फेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो जो स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू को ब्रीच करके जो लिम्फेटिक्स में अगर पहुंचता है तो क्या करते हैं? लिम्फेटिक्स कोशिश करते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें क्या होते हैं? लिम्फ साइनसेस होते हैं, इसके अगेंस्ट लिम्फ के अगेंस्ट मैक्रोफेजेस इसके अगेंस्ट प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम में आप लोग देखते हैं, देखें ये एफरेंट लिम्फेटिक्स के थ्रू ये आया। जितने भी लिम्फ हम लोग का कैरी होता है एफरेंट लिम्फेटिक्स के थ्रू आता है। ये हमारा लिम्फ नोड है, डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में जो है यहाँ पे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो जिस तरह से कोई भी फॉरेन इन्वेडर वगैरह अगर स्किन को ब्रीच करके अगर लिम्फेटिक्स में आता है तो लिम्फेटिक्स के बीच में डिफरेंट जगहों पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी में। लिम्फ नोड क्या करते हैं? उसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, उनमें बी सेल्स होते हैं, उनमें डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं कि टिश्यू में ही रहे, कोई भी फॉरेन पैथोजन टिश्यू में ही उनको डिस्ट्रॉय कर दें और टिश्यू से फिर ब्लड में ना जा सके। यहाँ पे फिर मैक्रोफेजेस होते हैं, फिर डिफरेंट बी सेल्स होते हैं, डिफरेंट डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहीं पे उनको इंगल्फ कर लेते हैं ताकि टिश्यू वहां से आगे ज्यादा ट्रेवल ना कर सके। ठीक है, पहले हमने पढ़ा स्किन के थ्रू फिर ब्रीच होते हुए सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर आया लिम्फ नोड्स में। ये एक रूट था जो यहाँ का स्किन का ब्रीच होके इसमें गया। अब एक और रूट आता है एल्वियोलर मैक्रोफेज। एक दूसरा रूट है जिसके थ्रू फॉरेन इन्वेजन जो हो सकती है वो एल्वियोलाई के थ्रू हो सकती है। एल्वियोलाई क्या होते हैं? वो एयर सैक्स होते हैं, AIRSACS, एयर सैक्स। जो भी हम लोग की रेस्पिरेशन में डायग्राम को आपको समझा देता हूँ। ये हम लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये हम लोग की नोज के थ्रू, ये माउथ के थ्रू, यहाँ पे ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के थ्रू ट्रैकिया यहाँ पे डिवाइड होता है दो, प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, फिर डिफरेंट ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है। फिर ब्रोंक्यूल्स की जो एंड पॉइंट होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है उसको एल्वियोलाई बोलते हैं। जहाँ पे जो टर्मिनल
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स विद एल्वियोलाई, जहाँ पे जो टर्मिनल एरिया होता है इन सब से होते हुए, इन सारे रूट से होते हुए जो टर्मिनल रीजन होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। गैस एक्सचेंज से क्या मतलब है कि हम लोग जो इंस्पायर करके ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम लोग एक्सपायर करके कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है जो कि स्मॉलेस्ट जो फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसको एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, जो टिश्यू मैक्रोफेजेस जो फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं वो रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू भी आ सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी वजह से टिश्यू मैक्रोफेजेस जो है वो एल्वियोलर वॉल में भी, ये एल्वियोलर वॉल होती है, ये टर्मिनल ब्रोंकियल ये एल्वियोलाई होते हैं, ये एल्वियोलर मैक्रोफेज। डिफरेंट एल्वियोलाई के सराउंडिंग में ये मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये मोनोसाइट है, ब्लड मोनोसाइट डिराइव हुआ और ब्लड के थ्रू गया एल्वियोलाई में गया, और एल्वियोलाई में यहाँ पे इसने एल्वियोलर मैक्रोफेज बना दी। एल्वियोलर मैक्रोफेज का क्या फंक्शन होता है कि कोई भी रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू, देखो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग के थ्रू जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ ऑक्सीजन ही हम लोग इनहेल करें, ऑक्सीजन के साथ साथ एयर में और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो हम लोग इनहेल कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेडर्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि वो एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई के रूट के थ्रू ब्लड में ना जा सके, वहां पे एल्वियोलर मैक्रोफेज, एल्वियोलर मैक्रोफेज क्या करते हैं, उनको इंगल्फ करते हैं, फेगोसाइटाइज कर देते हैं, और ताकि वो एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में ना जा सके। अब नॉर्मली ये होता है कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो नॉर्मली एल्वियोलर मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं। थोड़े ज़्यादा होते हैं तो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस जो सराउंडिंग एल्वियोलर मैक्रोफेज होते हैं उनको, सराउंडिंग एल्वियोलर मैक्रोफेज को एक्यूमुलेट करके और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। बहुत ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ऐसे फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं जो कि इतने रेजिस्टेंट होते हैं जो नॉर्मली मैक्रोफेज से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते। अब उनको, मैक्रोफेज का फंक्शन क्या है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना। मैक्रोफेज ने टास्क बनाया हुआ है, एक माइंड बनाया हुआ है कि जो भी फॉरेन पैथोजन होगा उसको मैं ब्लड में आने नहीं दूंगा, किसी भी तरह से हो, मैंने उसको डिस्ट्रॉय करना है, मैंने उसको ब्लड में एंटर नहीं होने देना है। तो मैक्रोफेज पहले तो कोशिश करेगा खुद उसको डिस्ट्रॉय करने की, उसके बाद सराउंडिंग मैक्रोफेजेस को बुलाएगा, फिर डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स के थ्रू उसको प्रोड्यूस करेगा। बाद ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, बाद ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ऑलमोस्ट सबने नाम सुना हुआ टीबी का। टीबी इतना रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है कि नॉर्मली मैक्रोफेजेस उस पर अटैक करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा होता है। बहुत थिक उसकी मेम्ब्रेन होती है, बहुत थिक सरफेस होती है, बहुत कोटिंग उसकी इस तरह से होती है, बहुत टॉक्सिक होता है, तो मैक्रोफेज नॉर्मली उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तो क्या करता है, जब नहीं डिस्ट्रॉय कर पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो क्या करता है, एक जाइंट सेल कैप्सूल बना देता है। उसको डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो पा रही, तो एक जाइंट सेल, एक कैप्सूल, एक सराउंडिंग कैप्सूल, मतलब एक कवरिंग बना देता है। कवरिंग बना देता है उसकी, उससे क्या होगा, दो फंक्शन उसके होते हैं। एक तो उसका स्प्रेड प्रिवेंट करेगा, और इसके अलावा साथ साथ कैप्सुलेटेड फॉर्म में होगा तो आहिस्ता 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 कोशिश करेगा उसको डिस्ट्रॉय करने की, कोशिश करेगा ताकि वो डिस्ट्रॉय हो सके। ठीक है, जाइंट सेल कैप्सूल जो नहीं डिस्ट्रॉय हो रहे थे नॉर्मली, रूटीनली तो मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय कर देगा। जो नहीं डिस्ट्रॉय हो रहे थे उसके अगेंस्ट जाइंट सेल एक कैप्सूल बना देगा और स्लोली उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ये किस किस फॉर्म में होती हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस में हो सकती है, सिलिका डस्ट पार्टिकल्स में हो सकती है, कार्बन पार्टिकल्स में हो सकती है, डिफरेंट पार्टिकल्स में हो सकती है। हम लोग जब एक्सरे करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए या किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए करते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट देखो, जब जैसे ही ये जाइंट सेल कैविटी बनाएगा तो यहाँ पे एक अपर जोन में, कॉमनली जो टीबी की जो डायग्नोसिस होती है वो अपर जोन में ज्यादा होता है, वो सर्वाइव यहाँ पे ऑक्सीजनेशन ज्यादा होती है तो यहाँ पे सर्वाइव करता है। यहाँ पे एक कैविटी फॉर्म होती है ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस में। वैसे तो कहीं किसी भी लोग में हो सकती है, अपर लोब में, लोअर लोब में, लेकिन कॉमनली यहाँ पे होती है। तो उस कैविटेशन से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस है। क्यों, वो कैविटेशन इस तरह फॉर्म होती है, मैक्रोफेजेस बेसिकली उसको वॉल ऑफ कर देते हैं ताकि वो स्प्रेड प्रिवेंट हो सके। वो वॉल ऑफ इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक्सरे पे बहुत ऑब्वियस होता है, जिसके थ्रू हम लोग टीबी की डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं। तो टीबी के जिस तरह से डिस्ट्रक्शन मुश्किल है, वैसे ही इसकी ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स। के अलावा फिर MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, जो कि 2 इयर्स तक जो है वो इसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करती है। अगर फॉर एग्जांपल जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस अगर क्योर ना हो तो MDR उसको करते हैं। इसके अलावा फिर डिसेमिनेट का मतलब है कि बॉडी में
स्प्रेड आउट होना, इस वजह से, इस फॉर्म की वजह से, इतनी सीवियर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है, इसकी डिस्ट्रक्शन इतनी मुश्किल होती है, इस वजह से ये सर्वाइवल इसका इतना ज़्यादा होता है कि ये लॉन्ग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, 4 months, 6 months, 9 months, 2 years लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है। उसके बाद फिर आते हैं, अब तक हमने पढ़ा स्किन पढ़ा, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर लिम्फ नोड पढ़ा, फिर हमने एल्वेओलर मैक्रोफेजेस, फिर आते कफर सेल्स। जो बॉडी में मैक्रोफेजेस ये कहाँ पे होते हैं? लिवर साइनोसॉइड्स में होते हैं। अच्छा, एक और रूट होता है, ये रेस्पिरेटरी रूट हुआ। फिर जीआई रूट, जीआई में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इनएट इम्यूनिटी में कि जो एसिड सिक्रेशन ऑफ द स्टमक होती है, एसिड सिक्रेशन ऑफ द स्टमक क्या करता है? उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है उस फॉरेन इन्वेडर को। लेकिन अगर एसिड सिक्रेशन से भी अगर डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते तो क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग की क्लासिक एग्जांपल, फूड पॉइजनिंग में क्या होता है? बैक्टीरिया इतने इनॉर्मस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कि वो एसिड की सिक्रेशन, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया में से कुछ ना कुछ बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। जब सर्वाइव कर पाते हैं तो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन से फिर पोर्टल वेन के थ्रू जाते हैं लिवर में जाते हैं। लिवर में क्या होते हैं? कफर सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? जनरल सर्कुलेशन में जाने से इंटेस्टाइन से लिवर में जाते हैं, वहाँ पे कफर सेल्स होते हैं। कफर सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये इसको सर्कुलेशन में जाने से पहले जितने भी पैथोजेंस आए हैं उसको सर्कुलेशन में एंटर ना होने दिए जाए और वहीं पे जाके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। क्या बनाते हैं ये थ्रू आउट लिवर साइनोसाइड्स में होते हैं। ये इफेक्टिव फिल्ट्रेशन सिस्टम होते हैं जो कि कोशिश करते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया पास ना हो सके। ये वाला है, ये पोर्टल वेन के थ्रू आया लिवर में, पोर्टल वेन के थ्रू, हेपेटिक आर्टरी के थ्रू, ये दो रूट्स होते हैं जिसके थ्रू ब्लड आता है। यहाँ पे पोर्टल वेन के थ्रू आया, यहाँ पे ये वाले जो सेल्स होती है ये कफर सेल्स होते हैं। ये मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि लिवर सेल्स में, लिवर साइनोसॉइड्स की सराउंडिंग में जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको हम लोग कफर सेल्स बोलते हैं। जो भी उस तरह से ब्लड आया, इंटेस्टाइन वगैरह से जो ब्लड आके जो लिवर में जाते हैं उसको ब्लड में ना पहुंचे, वो कफर सेल्स प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, फिर फाइनली ये सब प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स अगर प्रिवेंट ना कर सकें, उसके बावजूद अगर पैथोजन पहुंच जाए, ब्लड में एंटर हो जाए, फिर क्या मैकेनिज्म है? फिर हम लोग की स्प्लीन एंड बोन मैरो आती है। अगर तो स्प्लीन में जनरल सर्कुलेशन में पहुंच जाए तो स्प्लीन एंड बोन मैरो डिस्ट्रॉय करते हैं। टिपिकल लेयर ऑफ रेड बल्ब, जो स्प्लीन में रेड बल्ब एंड व्हाइट बल्ब होते हैं, ये वास्ट नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, वो मैक्रोफेज क्या करते हैं? एक्सेप्शनल वे ऑफ फेगोसाइटाइज करते हैं अनवांटेड डेब्री को, और ओल्ड वॉर्न आउट जो रेड ब्लड सेल्स आप लोगों ने पढ़ा था ना, जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स 4 months की जो लाइफ स्पैन होते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, वो स्प्लीन में आके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। या तो फिर वो दूसरे रेड ब्लड सेल्स जो एबनॉर्मल शेप के रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो स्प्लीन में आके उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स वगैरह जो फिर आयरन रिलीज हो जाता है, फिर वो रीसर्कुलेट हो जाता है। इसी तरह से जो डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन जो कि ब्लड में स्प्रेड कर जाए, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, वो स्प्लीन में बोन मैरो में डिस्ट्रॉय होते हैं। ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, आर्टरी के थ्रू आते हैं, यहाँ पे रेड पल्प होते हैं, रेड पल्प के सराउंडिंग में जो है मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर हम लोग फाइनली आते हैं इन सब के रूट्स के थ्रू होते हुए, अगर फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन अगर हो जाती है तो फिर इन्फ्लेमेशन किस तरह से होती है। डिफरेंट टिश्यू इंजरी, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस। वकास की कोई मैसेज है आपका? यस डॉक्टर प्लीज। कुछ नहीं यार, कोई मैसेज मुझे शो हो रहा है, समथिंग वेटिंग का मुझे शो हो रहा था। खैर, व्हेन टिश्यू, अच्छा कोई भी टिश्यू इंजरी होती है किसी स्पेसिफिक टिश्यू में, क्या होते हैं? वो सिग्नल्स रिलीज होते हैं जो कि सराउंडिंग टिश्यू को भी इन्वॉल्व करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू मैक्रोफेजेस आ सके, उनको रिमूव कर सके। इन्फ्लेमेशन में कौन कौन सी सीरीज ऑफ स्टेप्स होती हैं? सबसे पहले होते हैं वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन क्या करते हैं? लोकल ब्लड वेसल के फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। टिश्यू में इंजरी हुई है, ब्लड वेसल के फ्लो को इंक्रीज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आके उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। फिर इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज। नॉर्मली कैपिलरी अलाउ नहीं करता न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस को कि वो आ सके और इन्वेजन करा सके, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उनके बीच में जो स्पेस होती है बिटवीन कैपिलरीज एंड पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। जब स्पेस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है तो डायबिटिस के थ्रू न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो है वो इन्वेड करते हैं। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग ऑफ फ्लूइड भी होता है फिब्रिनोजन और अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स के थ्रू। इस तरह से ये डिस्ट्रक्टिव एजेंट्स जैसे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस होते हैं। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रोड्यूस होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं?
जैसे इस डायग्राम में आप लोगों को बेटर शो होगा, यहाँ पे आके पहले मार्जिनेशन के थ्रू आते हैं, फिर डायप्टिसिस के थ्रू जाते हैं, फिर डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल ये वाली रीजन में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे तो टिश्यू मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स स्पेसिफिकली एरिया में जाके डिस्ट्रक्शन करेंगे और साथ साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस होंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करेंगे? वो प्रिवेंट करेंगे इसके अराउंड जो है वो ब्लड क्लॉट कर देंगे, इसके अराउंड जो है टिश्यू में क्लॉटिंग कर देंगे ताकि ये जो खास किस्म का पैथोजन है ये यहीं फिक्स रहे, यहाँ से मूव ना कर पाए, यहाँ से डिफरेंट टिश्यू में भी मूव ना कर पाए और डिफरेंट और ब्लड में भी ना आ सके। यहीं पे क्लॉटिंग हो जाती है इसकी और वहीं पे स्पेसिफिकली टारगेट होता है और वहीं पे डिस्ट्रॉय होता है। इसके अलावा मार्जिनेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स और स्वेलिंग ऑफ टिश्यू, जब इतने सारे जितने भी न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस और ये सारे जब एक्यूमुलेट होंगे तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन इस टाइप से वॉलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, वही जैसे मैंने आपको बताया था, वॉल ऑफ करना फ्रॉम एरिया ऑफ इंजरी और इंजर्ड टिश्यू को नॉन इंजर्ड टिश्यू से सेपरेट करने के लिए करना। क्या होते हैं? टिश्यू स्पेसेस फिब्रिलिन क्लॉट बनते हैं ताकि जो फ्लूइड है वो स्पेसिफिकली उसी एरिया में फ्लो हो सके और बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड ना हो सके, उस अपने टॉक्सिक प्रोडक्ट्स में स्प्रेड ना हो सके। फिर आते हैं लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। कितने लाइन ऑफ डिफेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रिवेंट करते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नाम से पता चल रहा है, फॉर एग्जांपल किसी टिश्यू को कोई इन्फेक्शन होता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमने अभी डिफरेंट मैक्रोफेजेस पढ़े। इनिशियल एक्सपोजर जो होता है वो टिश्यू मैक्रोफेजेस का होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो टिश्यू मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं कि टिश्यू के थ्रू पेनिट्रेट ना कर सके, ब्लड में एंटर ना हो सके। मोनोसाइट्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं डिफरेंट हिस्टोसाइट्स सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन में होते हैं, एल्वेओलर मैक्रोफेजेस लंग्स में होती हैं, ब्रेन में माइक्रोग्लिया होती है, इसके अलावा डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, किडनी में मेसेंजर सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इनिशियल फर्स्ट एक्सपोजर जो होता है वो अगेंस्ट इन्फेक्शन जो होता है वो इसका होता है टिश्यू मैक्रोफेजेस का होता है जो कि स्पेसिफिकली उस टिश्यू में प्रेजेंट होता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, अब उन टिश्यू ने जैसे मैंने आपको बताया उस टिश्यू ने पहले तो वो मैक्रोफेजेस जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, डिस्ट्रक्शन की जो एबिलिटी होती है इतनी ज्यादा नहीं होती, तो क्या करते हैं सराउंडिंग मैक्रोफेजेस को भी सिग्नल्स भेजते हैं, इसके साथ साथ इंटरल्यूकिन सीक्रेट करते हैं जो कि ब्लड में न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो मोनोसाइट्स हैं उनको कॉल करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आके उनको टिश्यू में डिस्ट्रॉय कर सकें। जब सिग्नल्स जाएंगे तो न्यूट्रोफिल इन्वेजन होगी। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टिश्यू की जो मैक्रोफेजेस थे, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो न्यूट्रोफिल कॉल आउट करते हैं। न्यूट्रोफिल ऑलरेडी एक्टिव सेल्स होते हैं, वो वहां पे आते के साथ ही जैसे टिश्यू में एंटर होते हैं वो डिस्ट्रक्शन करा देते हैं। डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होती हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होते हैं जो कि न्यूट्रोफिल को कॉल करते हैं और डिफरेंट तरीके से इन्फेक्शन होता है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो टिश्यू में एंटर होते हैं। फिर क्या होते हैं? इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल ICAM1 होते हैं और इसके साथ साथ सेलेक्टेंस होते हैं। ये जो है देखो, ये एंडोथेलियम होता है और ये न्यूट्रोफिल्स, ये ब्लड में न्यूट्रोफिल्स जो है ये ब्लड में ट्रेवल कर रहे हैं सेंट्रलाइज्ड, मैंने जिस लास्ट क्लास में अगर किसी को याद हो मैंने बताया था सेंट्रलाइज्ड पूरे कांस्टेंट इस तरह इसकी जो सर्कुलेशन हो रही होती है यहाँ पे हो रही होती है। जब इस जगह पे फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है, इस पर्टिकुलर साइट में इन्फेक्शन है तो क्या होगा? सेंट्रलाइज से इसको न्यूट्रोफिल को लाना है पेरिफेरी मार्जिन पे लाना है। मार्जिन पे किस तरह से आता है न्यूट्रोफिल्स? ICAM1 और सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन जो है ये अप रेगुलेशन इसकी होती है। ये रिसेप्टर्स होते हैं जिसके थ्रू न्यूट्रोफिल्स जो है वो बाइंड करते हैं, ठीक है। इन रिसेप्टर्स के थ्रू न्यूट्रोफिल्स जो है वो बाइंड करते हैं पी सेलेक्टिन और ICAM1 के थ्रू। न्यूट्रोफिल जैसे बाइंड करते हैं इसको कहते हैं मार्जिनेशन। मार्जिनेशन मतलब मार्जिन में आना। मार्जिन में आके फिर ये रोल होते 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 इसके साथ बाइंडिंग की वजह से ये फिर स्ट्रिक्टली बाइंड करते हैं कि न्यूट्रोफिल जो है वो पर्टिकुलरली उसी टिश्यू में जाके इन्वेट करके उसी वहां पे जाके डिस्ट्रक्शन करा सके, ठीक है। इसको मार्जिनेशन बोलते हैं। इसके अलावा ये जैसे मैं आपको बताया था डायबिटिस के थ्रू टिश्यूज में जाते हैं, इसके अलावा कीमोटैक्सिस करते हैं। ये डायबिटिस के थ्रू पहले मार्जिनेशन हुई, फिर डायबिटिस के थ्रू ये कीमोटैक्सिस हुई। एमीबॉट इससे एक और क्वेश्चन भी है, अगर टाइम मिला तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। कीमोटैक्सिस के थ्रू उसको फॉरेन एजेंट को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और न्यूट्रोफिल ऑलरेडी मैच्योर सेल्स होते हैं जो कि फॉरेन जाते हैं कि साथ ही फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आते हैं जो सेकंड मैक्रोफेजेस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टिश्यू मैक्रोफेज जो ऑलरेडी वहां प्रेजेंट होते हैं।
सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, न्यूट्रोफिल्स को कॉल किया, न्यूट्रोफिल ने आके वहां पे डिस्ट्रक्शन कर ली। साथ साथ कंटिन्यूअसली मैक्रोफेजेस भी न्यूट्रोफिल्स भी कंटिन्यूअसली साइटोकाइन्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, सिग्नल्स प्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफेजेस आए और न्यूट्रोफिल्स आए ताकि मजीद जो है डैमेज हो सके। जो सेकंड मैक्रोफेज इन्वेजन होती है, जो कि मोनोसाइट्स जो कि ब्लड में होते हैं, वो टिश्यू में जाके जो मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं उसको सेकंड इन्वेजन बोलते हैं, क्योंकि मोनोसाइट्स ऑलरेडी ट्रेवल कर रहे थे, वो टिश्यू में जाके मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं। जो ये वाला जो पार्ट होता है इसमें, इसको कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। मोनोसाइट्स की जो क्वांटिटी होती है सर्कुलेटिंग ब्लड में कम होती है, वो आहिस्ता 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 स्लो बिल्डअप होता है। स्लो बिल्डअप होता है, आवर्स लेता है, डेज लेता है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने में, मैच्योर होने में, मैक्रोफेज में कन्वर्ट होने में। लेकिन जिस वक्त ये मैक्रोफेज बन जाता है वो इनॉर्मस जो है फेगोसाइटोसिस कराते हैं। उसकी डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी न्यूट्रोफिल से कई गुना ज्यादा होती है, 100 टाइम्स ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल से डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी, और वो मजीद एट अ टाइम डिफरेंट जो है पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जो सेकंड मोनोसाइट्स होते हैं जो ब्लड से आके ट्रेवल होके वहां पे आते हैं, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। फिर आती फाइनल जो कि फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ये सिग्नल्स देते हैं, जिस तरह हमने कहा था ना, ये सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं सेल्स को, न्यूट्रोफिल्स को। इसके अलावा जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, जो बोन मैरो के सेल्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, वो भी साथ साथ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ताकि वो बोन मैरो से इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। न्यूट्रोफिल्स बहुत सारे जो है वो स्टोर्ड न्यूट्रोफिल्स की फॉर्म में बोन मैरो में भी स्टोर होते हैं, तो बोन मैरो में वो स्टोर्ड न्यूट्रोफिल्स रिलीज होते हैं। इसके अलावा प्लुरिपोटेंट सेल को सिग्नल जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस कर सके, ज्यादा से ज्यादा मोनोसाइट प्रोड्यूस कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सेल में जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई होती है वहां पे जाके ऐड कर सकते हैं। ये हम लोग की 4 लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ये थी हमारी आज की क्लास। एक और चीज लास्ट, फीडबैक कंट्रोल। जिस तरह हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। इंटरल्यूकिन्स, साइटोकाइन्स डिफरेंट होती हैं। वो कौन कौन सी जो स्पेसिफिकली मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स के अगेंस्ट होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? ह्यूमन न्यूक्लियोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, मोनोसाइट। नाम से क्या लग रहा है? ह्यूमन न्यूक्लियोसिस फैक्टर जो स्पेसिफिकली ट्यूमर की जो एरिया होती है उसमें इंक्रीज करते हैं। इंटरल्यूकिन 1 मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को बहुत सीवियरली उस साइड पे जाते हैं। ये नाम से क्या है? ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, प्रिकर्सर सेल। ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो प्रिकर्सर सेल होते हैं उनको उन पे एक्ट करता है। ये दोनों को ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट पे एक्ट करता है। ये स्पेसिफिकली ग्रेनुलोसाइट्स पे एक्ट करते हैं जो, और ये जो कि न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्पेसिफिकली मोनोसाइट पे एक्ट करते हैं जो कि टिश्यू में जाके मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं जो कि मैसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोफेज प्रोड्यूस हो, ताकि प्रॉपर डिस्ट्रक्शन कर सके। थैंक यू। अभी मैं चैट का ऑप्शन भी ऑन करता हूँ। जो जो क्वेश्चंस हैं आप चैट में भी कर सकते हैं, और इसके अलावा वकास आप माइक ऑन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर को यहाँ तक? सर, डज स्मोकिंग डिस्ट्रॉय? डेफिनेटली स्मोकिंग इनॉर्मस डिस्ट्रक्शन कराता है। एल्वेओलर सेल्स की भी डिस्ट्रक्शन कराता है, एल्वेओलर मैक्रोफेजेस की भी डिस्ट्रक्शन कराता है, डिफरेंट जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो भी होती है उनकी डिस्ट्रक्शन कराता है। तो यस, दे डू इन्वॉल्व एल्वेओलर। नेक्स्ट, यस योगिता, इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है ये कलेक्टिवली बॉडी में रन करते हैं। इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल इसकी है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने? क्लास आप चैट पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वकास, आवाज आ रही है मेरी? यस डॉक्टर भी आपकी आवाज आ रही है। कॉम्प्लीमेंट एक सिस्टम होता है जो कि डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं। वो पार्ट होता है इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती। एंटीबॉडी खुद, जिस तरह से टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, अभी आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, आप लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज एंड टी लिम्फोसाइट्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे।
एंटीबॉडी खुद भी थोड़ी उसकी डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी होती है, लेकिन वो जिस तरह से मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल जिस तरह से स्पेसिफिकली जाके इन्वेट करके फेगोसाइटाइज करके जो डिस्ट्रक्शन कराते हैं, एंटीबॉडी डिस्ट्रक्शन नहीं कराते। एंटीबॉडी डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू एक्ट करते हैं। उस मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होते हैं? प्रोटीन के डिफरेंट सेट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। वो एंटीबॉडी